हमारे पास शब्दों का नहीं आत्मविश्वास का अभाव था, साधनों की नहीं साहस की कमी थी। शब्द होते हैं लेकिन उनसे जान निकल जाती है, क्योंकि उन्हें प्राण देने वाले अब समय पास है जब हमें सिर झुकाना पड़ेगा, अभिवादन में नहीं, ना प्रार्थना में, शर्म से। दोस्तों नमस्कार। अशोक वाजपेयी की यह कविता 2014 में लिखी गई थी। यह साल भारतीय जनतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में देखा जाएगा। इस साल पहली बार भारत ने जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति को अपने नेता के रूप में चुना जिसकी तानाशाही प्रवृत्तियों के बारे में उन सबको पता था जिन्हें जानने वाला माना जाता है। जनतंत्र बहुत कुछ इन जानने वालों के सहारे चलता है। उनका काम ही है राजनीतिक प्रवृत्तियों, घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में जानना और फिर जनता को अपना जाना हुआ बतलाना। अब समय पास है जब हमें सिर झुकाना पड़ेगा, अभिवादन में नहीं, ना प्रार्थना में, शर्म से। भले हमारे बोलने से शायद ही फर्क पड़ता, पर हम चुप रहे, यह चतुराई है। हमें कोशिश तो करनी थी कि हमारे शोर से चैन की नींद ना सो सके आताताई और उसे गोलियां खानी पड़े। हमारे पास जो अंतःकरण था उसे किसी लोककथा की घटना की तरह हम किसी पिछले मुकाम पर भूल आए हैं और हमें अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती। वह पास होता तो हम व्यर्थ ही असहज अनुभव करते। हम कह भले ना रहे हों, मन ही मन मना रहे हैं कि वह आताताई बहुत क्रूर ना हो, हमारी उपेक्षा करे और हमसे बदला लेने की बात भूल जाए। हमारी उस तक पहुंच तो कभी नहीं हो पाएगी, पर दूर से हमारे अभिवादन को वह अनदेखा ना करे। अपने विरुद्ध के लोकार्पण के समय ऐसी अभिलाषा बनी रहेगी। तब शायद हमें याद आएगा कि हमारे पास शब्दों का नहीं आत्मविश्वास का अभाव था, साधनों की नहीं साहस की कमी थी। हम ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जब कविता में पछतावे की जगह तक न बचेगी, बची होगी सिर्फ शर्म, जिसमें हम कैद होंगे पर जिसमें कोई अर्थ या मर्म ना होगा। जानने वाला यह समुदाय जब अपना काम बंद कर देता है तो जनतंत्र का क्षरण शुरू हो जाता है। 2014 में भारत की जनता ने जो फैसला किया उसकी एक वजह यह भी थी कि भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी के बारे में वह सब कुछ नहीं बतलाया गया जो उसे जानना चाहिए था, ताकि वह सुचिंतित निर्णय कर सकती। ऐसे लोग भी थे जो अपने इस धर्म का निर्वाह कर रहे थे। जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आशीष नंदी ने 2002 में ही यह बतलाया था कि नरेंद्र मोदी में एक फासीवादी नेता के सारे लक्षण पाए जाते हैं। यह निष्कर्ष उन्होंने 2002 से भी 10 साल पहले नरेंद्र मोदी से एक लंबे इंटरव्यू के बाद निकाला था। 2002 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर गुजरात में मुसलमानों का जो जनसंहार हुआ, उसके बाद आशीष नंदी ने कोई 10 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी जो धारणा बनी थी उसे उन्होंने लोगों को बतलाया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अखबार वालों ने आशीष नंदी से पूछा कि क्या वे मोदी के बारे में अपनी राय बदलना चाहेंगे, अब जबकि लोगों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। आशीष नंदी ने उत्तर दिया कि उनकी राय एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक की पेशेवर राय थी, कोई राजनीतिक राय नहीं थी। आशीष नंदी ने 2008 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें नरेंद्र मोदी की भाजपा को फिर से जीत हासिल हुई थी, लिखा कि गुजराती मध्य वर्ग को खून का स्वाद लग गया है। यह खुद हिंसा नहीं करता, लेकिन उसकी योजना बनाता है, उसे आयोजित करने के लिए आर्थिक संसाधन देता है और हिंसा का संयोजन करता है। शिक्षा संस्थान हो या मीडिया, सब उसके पास है और वे नफरत पैदा करने वाले कारखाने हैं। आशीष नंदी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, जैसा 2014 के उनके बयान से जाहिर है, लेकिन जो वे कर रहे थे वह अपवाद बन गया। 2002 के बाद गुजरात में और 2014 के बाद पूरे भारत में जानते हुए को बताना खतरनाक काम हो गया। बोलना साहस का काम बन गया और जैसा दिखाई पड़ा, साहस की समाज में सख्त कमी थी। लोग जानते थे लेकिन चुप थे। साहस के बिना जनतंत्र का बने रहना असंभव है। क्या यह अपवाद है या नियम? इससे तय होगा कि किस जनतंत्र में कितनी जीवनी शक्ति है। अमेरिका हो या रूस, ईरान हो या इजरायल, हर जगह जनतंत्र के लिए साहस ऑक्सीजन है। जनता का साहस दिखता है जब वह सड़कों पर होती है, वही उसका बोलना है। जैसा वियतनाम युद्ध या इराक पर हमले के वक्त अमेरिका की जनता का युद्ध विरोधी आंदोलन। जनतंत्र में हमेशा इसका ध्यान रखना होता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार उसी पर हुकूमत न करने लगे। यह प्रवृत्ति हर समय हर देश में देखी गई है, देखी जा सकती है। वह ऐसे कानून बनाती है जिससे जनता की शक्ति कम हो और उसकी ताकत बढ़े। अमेरिका में पेट्रियट एक्ट, भारत में यूएपीए जैसे कानून जनतांत्रिक सरकारें बनाती हैं। इसलिए यह नियम ही है कि जनतंत्र की प्रक्रियाएं जनता के विरुद्ध ही इस्तेमाल की जाती हैं। फिर जनहित की रक्षा कैसे हो? हर जनतांत्रिक सरकार में राजशाही के रुझान मिलते हैं और हर जनता के प्रजा बन जाने की संभावना बनी रहती है। जिस वक्त यह प्रवृत्ति गहरी होती दिखाई दे, उस वक्त बोलना आवश्यक होता है, उसी वक्त बोलने के मायने हैं।
जनतंत्र में तंत्र पर कब्जा करने का सबसे कारगर तरीका जनता को अलग अलग हितों के समुदायों में विभाजित करके किया जाता है। सरकार खुद को उनमें से एक समूह के हितों की संरक्षक की तरह पेश करती है ताकि उसके कब्जे के लिए वह समूह उसकी तरफ से लड़े। इस वक्त बोलने वाले का फर्ज बोलने का है। इस वक्त जो चुप्पी साध लेता है वह अपने पेशे और अपने कर्तव्य के साथ घात करता है। प्राय हम देखते हैं कि साधारण लोग सहज रूप से साहसी होते हैं। मजदूर अपने हक के लिए उठ खड़े होते हैं, किसान मोर्चे निकालते हैं, आदिवासी निहत्थे हथियारबंद राज्य के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो भाषा का सजग अभ्यास करने का दावा करते हैं उनका गला रुंध जाता है। तो वह क्या है जो किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, छात्रों के पास है और भाषा के अभ्यासियों के पास जिसकी कमी है वह है साहस। कविता कहती है, हमारे पास शब्दों का नहीं आत्मविश्वास का अभाव था, साधनों की नहीं साहस की कमी थी। शब्द होते हैं लेकिन उनसे जान निकल जाती है क्योंकि उन्हें प्राण देने वाले साहस की कमी है। यह साहस व्यक्तिगत और सामूहिक है। इसका अभ्यास भी रोजाना करना पड़ता है और जब वह एकदम जरूरी हो तभी उसका प्रयोग करना पड़ता है।